पिछले पार्ट में हमने देखा था वायरस ने इंसानों की दुनिया छीन ली और मॉन्स्टर्स ने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या इन मॉन्स्टर्स के अंदर अभी भी इंसान जिंदा है? और जब एक ज़ॉम्बी को पहली बार प्यार महसूस हुआ, टैप पूरी दुनिया बदल गई। साल 2009 दुनिया ने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मीसल्स वायरस बनाया गया, जिसे मेडिकल चमत्कार कहा गया। लेकिन इंसानों की सबसे बड़ी गलती हमेशा एक जैसी होती है, भगवान बनने की कोशिश। कुछ ही महीनों में वो वायरस म्यूटेट हो गया और पैदा हुआ केवी वायरस, एक ऐसा वायरस जो हवा से भी फैलता था और छूने से भी 90% इंसान मर गए। बाकी बचे लोग इंसान नहीं रहे, वो रात में निकलने वाले धूप से जलने वाले खूंखार संक्रमित बन चुके थे। लेकिन इस बर्बाद दुनिया में एक आदमी अभी भी इंसान था ना, रॉबर्ट नविल, पूरी दुनिया के बचे हुए 1% इम्यून लोगों में से एक। जब न्यूयॉर्क क्वारंटाइन हुआ, हर तरफ चीखें थीं, भागते लोग, टकराती गाड़ियां, आसमान में क्रैश होते हेलीकॉप्टर्स। नविल ने किसी तरह अपनी वाइफ और डॉटर को हेलीकॉप्टर में बैठाया। उसे लगा बस कुछ दिनों की बात है, लेकिन अपोकलिप्स कभी वार्निंग देकर नहीं आता। उड़ान भरते ही एक दूसरे हेलीकॉप्टर ने उन्हें टक्कर मार दी और अगले कुछ सेकंड में नविल ने अपनी पूरी दुनिया खो दी। अब इस शहर में उसके पास सिर्फ एक साथी बचा था, उसका कुत्ता सैम। अब हर सुबह उसका एक रूटीन था, शिकार करना, फूड कलेक्ट करना और सनसेट से पहले घर लौट आना, क्योंकि रात का मतलब था मौत। एक दिन उसे एक डियर दिखता है, वो धीरे धीरे उसका पीछा करता है, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले अचानक एक लायन उस डियर पर हमला कर देती है। नेविल इंस्टिंक्टिवली गन उठाता है, लेकिन तभी एक मेल लायन और उसका छोटा कब बाहर आता है। एक फैमिली, उस पल उसे अपनी फैमिली याद आ जाती है और वो गन नीचे कर देता है, क्योंकि इस दुनिया में जानवर अब भी इंसानों से ज्यादा इंसान थे। सनसेट होने वाला था। नेविल तुरंत घर लौटता है, दरवाजे पर गैसोलीन डालता है, आयरन शटर्स बंद करता है, हर कमरे को सील करता है। उसका घर अब घर नहीं, एक बनकर बन चुका था। लेकिन असली सवाल ये नहीं था कि वो कितने दिन सरवाइव करेगा, सवाल ये था क्या वो अकेलेपन से पहले पागल हो जाएगा। हर सुबह वो खुद को टॉर्चर करता था, वर्कआउट, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि उसके बेसमेंट में अब भी उम्मीद जिंदा थी। वॉल्स पर वायरस डेटा, हंड्रेड्स फेल्ड टेस्ट्स, वो क्योर ढूंढ रहा था, सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। लेकिन इंसान बिना इंसानों के ज्यादा देर इंसान नहीं रह सकता। वो हर दिन एक वीडियो स्टोर जाता था जहां सिर्फ मैनेक्विन्स थे। वो उनसे बात करता, जोक्स मारता, फेक चेकआउट करता। ये फनी नहीं था, ये लोनलीनेस की आखिरी स्टेज थी। हर दिन वो एक ही रेडियो मैसेज रिपीट करता, अगर कोई सर्वाइवर ये सुन रहा है, मैं हर दिन दोपहर में साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट पर रहूंगा। लेकिन 3 साल में कभी कोई जवाब नहीं आया। और फिर एक दिन वो टूट गया, खाली सड़क पर खड़े होकर वो पूरी ताकत से चिल्लाया, क्योंकि कभी कभी रोने से ज्यादा दर्दनाक होता है खामोशी। एक दिन सैम एक डियर का पीछा करते हुए एक अंधेरी बिल्डिंग में घुस जाता है। नेविल जानता था अंधेरा मतलब नाइट सीकर्स, लेकिन वो सैम को अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो अंदर जाता है, पूरी बिल्डिंग पिच ब्लैक थी, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज और दूर से आती क्रीपी चीखें। फिर उसे खून दिखता है और अगले ही पल दर्जनों इन्फेक्टेड शैडोज में छिपे दिखते हैं। उसका दिल लिटरली रुकने वाला था। आखिरकार उसे सैम मिल जाता है, लेकिन सैम डर से कांप रहा था और उसके पीछे कुछ था। नेविल धीरे धीरे मुड़ता है और अचानक एक इन्फेक्टेड उस पर हमला कर देता है। उस एनकाउंटर के बाद नेविल समझ गया कि अब ह्यूमन ट्रायल्स शुरू करने होंगे। वो एक ट्रैप लगाता है, ब्लड बेट छोड़ता है और आखिरकार एक फीमेल इन्फेक्टेड फंस जाती है।
लेकिन तभी एक अल्फा डार्क सीकर सामने आता है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, कुछ पर्सनल था, जैसे नेविल ने उससे कुछ छीन लिया हो। नेविल क्योर इंजेक्ट करता है, हार्ट बीट नॉर्मल, टेम्परेचर स्टेबल। उसे लगता है शायद वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन अगले ही सेकंड फीमेल इन्फेक्टेड वायलेंटली म्यूटेट करने लगती है और एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है फिर से। अगले दिन नेविल नोटिस करता है कि मैनेक्विन अपनी जगह से हिला हुआ है। वो कंफ्यूज हो जाता है, क्या कोई सर्वाइवर यहाँ आया था या कोई उसे देख रहा था? और तभी वो खुद उसी ट्रैप में फंस जाता है जो उसने इन्फेक्टेड के लिए बनाया था। अब उसे समझ आया, वो क्रीचर्स सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं थे, वो सीख रहे थे। सनसेट खत्म होने वाला था और तभी अल्फा ने अपने इन्फेक्टेड डॉग्स छोड़ दिए। एक डेडली चेस शुरू हो जाती है। सैम नेविल को बचाने के लिए लड़ता है। नेविल डेस्परेटली गोली चलाता है। आखिरकार डॉग्स मर जाते हैं, लेकिन सैम इन्फेक्टेड हो चुका था। नेविल उसे घर लाता है, क्योर इंजेक्ट करता है, उसे अपनी बाहों में पकड़कर बैठता है और इंतजार करता है। लेकिन धीरे धीरे सैम की आंखें बदलने लगती हैं, उसके दांत म्यूटेट होने लगते हैं। उस पल नेविल समझ गया उसका आखिरी परिवार भी खत्म हो चुका है। और फिर कांपते हाथों से वो अपने सबसे अच्छे दोस्त का गला दबा देता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अपोकलिप्स में कभी कभी प्यार का मतलब दर्द देना होता है। सैम की मौत के बाद नेविल टूट चुका था। अब उसे जीने की वजह नहीं बची थी। वो रात में खुद बाहर निकलता है, जानबूझकर इन्फेक्टेड को अट्रैक्ट करता है। वो मरना चाहता था, लेकिन तभी एक ब्राइट लाइट उसे बचा लेती है। जब वो उठता है तो पहली बार 3 साल बाद उसके सामने इंसान खड़े थे, अन्ना और एक छोटा बच्चा। उसे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसने होप पर भरोसा करना छोड़ दिया था। अन्ना बताती है कि एक सर्वाइवर कॉलोनी अब भी मौजूद है, एक सेफ जोन। लेकिन नेविल बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को मरते देखा था रात होते ही। अल्फा और उसकी पूरी आर्मी नेविल के घर पहुंच जाती है। ग्लास टूटते हैं, लाइट्स बंद हो जाती हैं, पूरा घर बैटलफील्ड बन जाता है। नेविल बॉम्ब्स एक्टिवेट करता है, लेकिन इन्फेक्टेड अंदर घुस आते हैं। अब कहानी वहां पहुंच चुकी थी जहां हर मॉन्स्टर मूवी खत्म होती है। हीरो सैक्रिफाइस करेगा, मॉन्स्टर्स मरेंगे और ह्यूमैनिटी जीत जाएगी। लेकिन अगर असली मॉन्स्टर्स इंसान हो तो लैब में ट्रैप्ड फीमेल इन्फेक्टेड धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। तभी अल्फा बाहर ग्लास पर बटरफ्लाई सिंबल बनाता है और अचानक नेविल को सब समझ आ जाता है। ये रिवेंज नहीं था, वो अपनी साथी को वापस लेने आया था। उनमें इमोशंस थे, लव था, फैमिली थी और शायद वो खुद को इंसान समझते थे। नेविल धीरे धीरे गन नीचे रख देता है। अन्ना शॉक में उसे देखती है, लेकिन नेविल फीमेल इन्फेक्टेड को वापस कर देता है। पूरा रूम साइलेंट हो जाता है। अल्फा अपनी साथी को पकड़ता है। उसकी आंखों में अब रेज नहीं था, सिर्फ राहत थी। और उसी पल नेविल समझ गया वो पूरी कहानी में खुद विलन था। इन्फेक्टेड चले जाते हैं, नेविल कोलैप्स हो जाता है। उसका घर खत्म हो चुका था, लेकिन पहली बार उसके अंदर उम्मीद वापस आई थी। अब वो अकेला नहीं था और आखिर में रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है, अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखना तुम अकेले नहीं हो। और शायद यही इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट था कि दुनिया खत्म होने के बाद भी इंसानियत पूरी तरह नहीं मरी थी। पिछली स्टोरी में हमने देखा था कि मॉन्स्टर्स सिर्फ खूनी क्रीचर्स नहीं थे, उनके अंदर इमोशंस, यादें और प्यार भी बचा था। लेकिन अगर एक मॉन्स्टर सच में फिर इंसान बनने लगे तो
दोनों किसी तरह पार्किंग एरिया तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस बार सिर्फ कुछ ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि दर्जनों ज़ॉम्बीज वहां मौजूद थे। जूली घबरा जाती है, उसे लगता है अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वो सारे ज़ॉम्बीज आर और जूली को घूर रहे थे, लेकिन हमला नहीं कर रहे थे, मानो उन्हें देखकर वो कुछ महसूस कर पा रहे हों। यहीं से इस अपोकलिप्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री शुरू होती है। असल में इस दुनिया के सारे ज़ॉम्बीज पूरी तरह इमोशनलेस नहीं थे। उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ इंसानी एहसास अभी भी जिंदा थे, लेकिन उन सब में अलग था। जूली के लिए उसकी फीलिंग्स धीरे धीरे दूसरे ज़ॉम्बीज को भी बदलने लगी थीं। अब वो सिर्फ इंसानों का मांस खाने वाले मॉन्स्टर्स नहीं रहे, उनके अंदर फिर से इमोशंस पैदा होने लगे थे, यादें लौट रही थीं, सपने वापस आने लगे थे और सबसे बड़ी बात उन्हें फिर से इंसान बनने की इच्छा होने लगी थी। लेकिन हर ज़ॉम्बी ऐसा नहीं था। कुछ ज़ॉम्बीज ने पूरी तरह इंसानियत छोड़ दी थी और वही धीरे धीरे बन चुके थे बोनी, सूखी हड्डियों जैसे डरावने क्रीचर्स जिनके अंदर अब कोई इमोशन नहीं बचा था, ना प्यार, ना डर, ना इंसानियत, सिर्फ भूख। आर और जूली वहां से भाग निकलते हैं। बारिश शुरू हो चुकी थी, ठंडी, अंधेरी, उदास बारिश। आर को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो टेक्निकली डेड था, लेकिन जूली ठंड से कांपने लगती है। दोनों एक छोटे से टूटे हुए घर में छुप जाते हैं और पहली बार ये दुनिया थोड़ी नॉर्मल लगने लगती है। मोमबत्ती जलती है, दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, पोलारॉइड फोटोज लेते हैं, हंसते हैं और कुछ देर के लिए ऐसा लगता है जैसे अपोकलिप्स खत्म हो चुका हो। लेकिन कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जो प्यार से भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। रात को जूली अकेले डर जाती है और आर को अपने साथ कमरे में बुला लेती है। फिर वो आर की तरफ देखकर कहती, तुम बाकी ज़ॉम्बीज जैसे नहीं हो, तुम मुझे मार सकते थे, लेकिन तुमने हमेशा मेरी रक्षा की, तुम अच्छे इंसान हो। सुनकर आर अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसे हर पल एक चीज अंदर से खाई जा रही थी कि जूली के बॉयफ्रेंड पैरी को उसी ने मारा था। और आखिरकार वो सच बता देता है। वो घड़ी निकालता है जो उसने पैरी से ली थी और धीमी आवाज में कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मैंने मारा था और उसका दिमाग भी मैंने खाया था। जूली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहती है, मुझे हमेशा डर था कि शायद ये सच हो। उस रात दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन उनके बीच पूरी दुनिया जितनी दूरी आ चुकी थी। और पहली बार सो जाता है और सबसे शॉकिंग बात, उसे सपना आता है। एक ज़ॉम्बी सपना देख रहा था क्योंकि वो धीरे धीरे फिर से इंसान बन रहा था। सुबह उठते ही जूली गायब थी, बस उसकी एक फोटो वहां पड़ी थी और आर फिर से अकेला हो चुका था। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और जाते वक्त हमें पहले जैसा कभी नहीं छोड़ते। जूली अपने ह्यूमन कॉलोनी वापस लौट जाती है, लेकिन आर टूट चुका था। वो वापस एयरपोर्ट की तरफ चलता है जहां हजारों ज़ॉम्बीज बिना इमोशंस के भटकते रहते थे। आर खुद से कहता है, शायद मुझे सब भूल जाना चाहिए। लेकिन तभी बारिश की ठंडी बूंदें उसके शरीर पर गिरती हैं और अचानक उसे ठंड महसूस होती है। एक ज़ॉम्बी ठंड महसूस कर रहा था, मतलब उसका दिल धीरे धीरे वापस धड़कने लगा था। तभी उसका दोस्त एम उसे ढूंढ लेता है और बताता है कि बाकी ज़ॉम्बीज भी बदलने लगे हैं। अब वो सपने देखते हैं, पुरानी यादें याद करते हैं, कच्चा मांस छोड़कर पका हुआ खाना खाने लगे हैं। और ये सब आर और जूली की वजह से हुआ। एक लड़की से प्यार पूरी मरी हुई दुनिया को वापस जिंदा कर रहा था और अब जूली को ढूंढना चाहता है। वो ज़ॉम्बीज की पूरी टोली लेकर निकल पड़ता है,
लेकिन ह्यूमन मिलिट्री अगर उन्हें देख लेती तो सबको मार देती, इसलिए आर्कुडी पहनकर चोरी से ह्यूमन बेस में घुस जाता है। अब उसकी स्किन पहले जैसी सफेद नहीं थी, उसके चेहरे पर धीरे धीरे इंसानों वाला रंग लौट रहा था। उधर जूली उसे भुला नहीं पा रही थी, वो खाना नहीं खा पा रही, सो नहीं पा रही, हर वक्त सिर्फ आर के बारे में सोच रही थी। और फिर एक आइकॉनिक बालकनी सीन आता है। रोमियो जूलियट की तरह आर अचानक उसके सामने आ जाता है और कहता है आई एम सॉरी। जूली उसे देखकर शॉक्ड रह जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और पहली बार एक इंसान और ज़ॉम्बी सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहे थे बल्कि सच में प्यार कर रहे थे। जूली और उसकी फ्रेंड आर को मेकओवर देते हैं, बाल ठीक करते हैं, स्किन क्लीन करते हैं और धीरे धीरे आर बिल्कुल इंसान जैसा लगने लगता है, यहाँ तक कि वो हैंडसम भी लगने लगता है। आर खुश हो जाता है, उसे लगता है अब शायद सब ठीक हो सकता है। लेकिन जूली का फादर जो मिलिट्री कमांडर था ये सब मानने को तैयार नहीं था। उसके लिए ज़ॉम्बी हमेशा मॉन्स्टर ही रहेंगे। जैसे ही उसे पता चलता है कि आर ज़ॉम्बी है, वो तुरंत गन निकाल लेता है और आर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूली उसे बचाकर वहां से भाग जाती है। बाहर सैकड़ों ज़ॉम्बीज और बोनीस के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। बोनीस बेहद तेज थे, निर्दयी थे और पूरी तरह इमोशनलेस। लेकिन अब दूसरे ज़ॉम्बीज बदल चुके थे। एक ज़ॉम्बी इंसान सैनिक की जान तक बचाता है और पहली बार ह्यूमंस समझने लगते हैं कि शायद इन मॉन्स्टर्स के अंदर अभी भी इंसान जिंदा है। आर और जूली को बोनीस घेर लेते हैं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी आर नीचे पानी देखता है और जूली को पकड़कर नीचे कूद जाता है। दोनों किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन पानी में जूली कुछ नोटिस करती है। आर का मेकअप धुल चुका था, लेकिन उसकी स्किन अब इंसानों जैसी थी। उसकी आंखों का रंग बदल चुका था और तभी दोनों किस कर लेते हैं। लेकिन उसी पल जूली का फादर गोली चला देता है। गोली सीधे आर को लगती है। जूली डर जाती है, लेकिन फिर आर अपने हाथ पर बहता खून देखता है। वो काला ज़ॉम्बी ब्लड नहीं था, वो लाल इंसानी खून था। जूली रोते हुए पूछती है तुम्हें दर्द हो रहा है? और आर हल्की मुस्कान के साथ कहता है बहुत। उसका दिल फिर से धड़कने लगा था। शायद इंसानों को वापस इंसान बनाने के लिए दवा की नहीं, सिर्फ प्यार की जरूरत थी। धीरे धीरे बाकी मॉन्स्टर्स भी फिर से इंसान बनने लगे। ह्यूमैनिटी और मॉन्स्टर्स के बीच की दीवार टूटने लगी। पहले इंसानों ने मॉन्स्टर्स बनाए, फिर मॉन्स्टर्स ने इंसानियत याद की, और शायद यही इस दुनिया की आखिरी उम्मीद थी। शायद दुनिया को गोलियों ने नहीं, इमोशंस ने बचाया था, और शायद नबिल गलत नहीं था।